नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। पिछले वीडियोज़ में हमने देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास तथा उसके पश्चात देवनागरी लिपि की विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज हम देवनागरी लिपि के मानक रूप की चर्चा करेंगे। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तब भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। इसके साथ ही कुछ राज्यों ने भी राजभाषा के रूप में, राज्य की भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की। उस समय देवनागरी लिपि जो हिंदी भाषा की लिपि के रूप में काम में ली जा रही थी, इसके वर्णों में और वर्तनी में अनेक रूपताएं थी, यानी एक ही वर्ण कई रूपों में लिखा जा रहा था। साथ ही वर्तनी का प्रयोग भी अलग अलग प्रकार से हो रहा था। तो इस वर्णमाला की एक रूपता और वर्तनी की एक रूपता के लिए कई प्रयास किए गए ताकि टाइपराइटर जैसे जो आधुनिक यंत्र है उनमें लिपि की अनेक रूपता बाधक नहीं बने। इस संबंध में सबसे पहला प्रयास भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने किया और शिक्षा मंत्रालय ने 1966 में मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की और इसमें जो एक ही वर्ण अलग अलग रूपों में लिखे जा रहे थे उनके लिए एक रूप निर्धारित कर दिया गया। इसके पश्चात 1967 में वर्तनी की एक रूपता की दृष्टि से भी प्रयास किया गया और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया। इसके पश्चात 1983 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तक का प्रकाशन किया और इसमें वर्णमाला की एक रूपता तथा वर्तनी की एक रूपता को निश्चित किया गया तथा आज हम इसी के अनुसार वर्णमाला और वर्तनी का प्रयोग हिंदी में कर रहे हैं। देवनागरी वर्णमाला का जो मानक रूप निर्धारित हुआ है वह इस प्रकार है। स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ तथा औ। इस तरह ये 11 स्वर देवनागरी वर्णमाला में है। इनकी मात्राएं इस तरह लगाई जाती है। ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की खड़ी पाई, ई, दीर्घ ई की, लघु ऊ की, दीर्घ ऊ की, री, ए, आई, ओ तथा औ की मात्रा इस तरह लिखी जाती है। इसके पश्चात अनुस्वार अन मात्रा जो है इस तरह लिखी जाती है। विसर्ग एह मात्रा इस तरह लगाई जाती है। इसके अलावा अनुनासिकता चिन्ह का भी वर्णमाला में स्थान दिया गया है, जिसे प्राय हम चंद्र बिंदु कहते हैं। ये स्वर, उनकी मात्राएं, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिकता चिन्ह हैं। स्वरों के पश्चात व्यंजन। सबसे पहले कंठे व्यंजन आते हैं। क, ख, ग, घ और ङ। फिर तालव्य व्यंजन च, छ, ज, झ और य। फिर मूर्धन्य व्यंजन ट, ठ, ड, ढ और ण। इसके साथ ही दो व्यंजन और आते हैं, ड से बना हुआ ढ और ढ से बना हुआ ढ।
यानी ड और ढ के नीचे नुक्ता लगाकर यानी बिंदी लगाकर जो दो नए वर्ण बने हैं उन वर्णों को वर्णमाला में ण के बाद लिखा जाता है। उसके पश्चात दंत्य व्यंजन त, थ, द, ध और न। इसके पश्चात ओष्ठ्य व्यंजन प, फ, ब, भ और म। इसके पश्चात अंतस्थ व्यंजन ये, र, ल और व। राजस्थानी वर्णमाला में जो ळ प्रयुक्त होता है उसे यहाँ स्थान दिया गया है, हालांकि देवनागरी हिंदी में जो है इसका प्रयोग नहीं होता है। इसके पश्चात ऊष्म व्यंजन श, स और है। इसके साथ ही 4 संयुक्त व्यंजन भी देवनागरी वर्णमाला में हैं। ये हैं श, त्र, ग और श्र। हल चिन्ह को भी यहाँ स्थान दिया गया है, जिसे हम इस रूप में लिखते हैं। स्वर और व्यंजन के पश्चात हिंदी वर्णमाला में कुछ विदेशी ध्वनियों को भी शामिल किया गया है। इन्हें हम गृहीत स्वन के नाम से जानते हैं। स्वन यानी ध्वनि, वे ध्वनियाँ जो हिंदी में रच बस गए, हिंदी में आ गए, विदेशी शब्दों को अभिव्यक्त करने में सक्षम होती है। जैसे ओ, जिसमें हम अर्धचंद्र लगा देते हैं जिस पर, और जो अंग्रेजी से आए हुए शब्दों को लिखने में सक्षम होती है, जैसे हॉस्टल, कॉलेज, हॉस्पिटल इत्यादि शब्द। इसके अलावा 5 ध्वनियाँ और हैं, क, ख, ग, ज और फ। इनमें इनके नीचे नुक्ता यानी बिंदी लगाकर इनके उच्चारण में परिवर्तन कर दिया गया है, और ये अरबी फारसी के जो शब्द है जो हिंदी में आ गए हैं उनको लिखने में काम आती है। इसके अलावा देवनागरी जो अंक है उन्हें भी वर्णमाला में स्थान दिया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। इसके साथ ही भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को भी वर्णमाला में स्थान दिया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में यह उपबंध है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए, राजकीय प्रयोजनों के लिए, सरकारी कामकाज के लिए भारतीय अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है वही प्रयुक्त होगा। लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी अंकों के प्रयोग की अनुमति भी दे सकता है।